अलावा उनकी कृषि प्रौद्योगिकी, ये सारे टॉपिक हम फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझ चुके हैं। जो कि शुरुआती जो टॉपिक थे उसको हम समझ चुके हैं। तो आप लोग अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो का इतिहास समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर कैसे था। सबसे पहला टॉपिक आज का यही रहने वाला है। तो ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान से समझना है, हर एक पॉइंट्स को ध्यान से और बारीकी से समझना है। बहुत ही आसान भाषा में ऐसा समझा दूंगा ना टॉपिक को कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। एक साल तो आपको कम से कम ये टॉपिक याद रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा नियोजित और सबसे ज़्यादा विकसित जो केंद्र था वो मोहनजोदड़ो ही था। जैसे कि आज अगर आप अपने आसपास में बहुत सारे कॉलोनी वगैरह को आप देखेंगे, ठीक है, अपने इलाके को देखेंगे तो बहुत सारे इलाके में ऐसे नज़र आ जाएंगे कि भाई वहाँ पे क्या है, नगर को ना नियोजित तरीके से नहीं बसाया गया है। आप गलियों को और नालियों को अगर देखेंगे तो नियोजित ढंग से नहीं बनाया गया है। मकान भी नियोजित तरीके से नहीं बनाए गए हैं। जैसे मेरे आसपास ही बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे क्या है कि भाई लोगों ने घर तो बना लिए हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई नालियों को कहाँ बहाना है। वो क्या करते हैं, खाली प्लॉट जहाँ मिल गया उनको खाली प्लॉट में ही क्या कर दिया, नालियों को बहाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होता है भाई, मच्छर पनपते हैं और मच्छरी फिर क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, है ना। तो आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके, दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे इलाके आपको दिख जाएंगे जो कि बिल्कुल भी नियोजित तरीके से नहीं बसाए गए हैं। लेकिन आज से हम लगभग 4600 साल पहले की बात कर रहे हैं जब मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था। और मोहनजोदड़ो आज के भारतीय नगरों से भी बहुत ज़्यादा विकसित था वो, है ना। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स इसमें हम बताएंगे जिससे कि मोहनजोदड़ो को एक नियोजित शहर बताता है। ऐसे कौन से कारण है जिससे कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर बनता है ना। तो इसमें आपको पहला पॉइंट जो बताना है वो है बस्तियों का विभाजन। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में जो बस्तियों का विभाजन जो किया गया था ना वो दो भागों में किया गया था। एक तो आपका दुर्ग था और दूसरा निचला शहर था। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। आप लोगों ने बचपन में छोटा भीम जरूर देखा होगा, है ना। तो छोटा भीम में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे भीम रहता था, भीम, चुटकी, और आप कालिया की बात कर सकते हैं, ढोलू बोलू, है ना। बहुत फेमस कैरेक्टर थे यार ये तो। छोटा भीम तो लगभग बहुत सारे जो हम स्टूडेंट हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में आ चुके हैं। लेकिन आप जब 6ठी क्लास में रहे होंगे या 7वीं क्लास में रहे होंगे तो तब आप जरूर छोटा भीम देखते होंगे। तो जहाँ पे छोटा भीम, चुटकी, कालिया, ढोलू भोलू, राजू, है ना, ये सब जहाँ पे रहते थे वो आपको पता है कि बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। एक गांव था, बहुत ही दूर तक फैला हुआ था, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम निचला शहर कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ पे राजा इंद्रवर्मा रहता था, है ना, जहाँ पे राजकुमारी इंदुमती रहती थी, वो बहुत ही ऊंचाई पे बनाया गया था लेकिन छोटा था। कम ही दूर में फैला हुआ था, छोटा था वो, लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया था। इसको हम क्या बोलेंगे, दुर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बस्तियों का विभाजन मोहनजोदड़ो में जो था वो दो भागों में किया गया था। दुर्ग यानी कि जो ऊंचाई पे बनाया गया था, निचला शहर जो कि नीचे बनाया गया था लेकिन बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। दोस्तों, इसमें जो हम सेकंड पॉइंट बताएंगे वो है चबूतरों का निर्माण। हड़प्पावासी क्या करते थे, घरों को बनाने से पहले चबूतरा बनाते थे। अभी चबूतरा है क्या, चबूतरे से हम क्या समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर को बनाया जाता है तो मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदा जाता है, उसके बाद गड्ढा खोद के उसमें से एक दीवार निकाली जाती है ना। दीवार को थोड़ा ऊपर लाया जाता है, उसको फिर मिट्टी से भर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर फिर मकान बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से चबूतरों का निर्माण हो जाता है। और ये चबूतरे क्या काम करते हैं, चबूतरे करते हैं घर को मजबूती प्रदान करते हैं, है ना, नींव का काम करते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे से इसकी नींव डाली गई है और ये चबूतरे क्या करेंगे, घर को मजबूती प्रदान करेंगे। तो हड़प्पावासी घरों को बनाने से पहले चबूतरों को बनवाते थे। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा पॉइंट बताएंगे, समान आकार के ईंटों का प्रयोग। अब देखिए, हड़प्पावासी क्या करते थे, घरों को बनाते समय जिन ईंटों का इस्तेमाल करते थे वो समान आकार की थी। सभी हड़प्पा स्थल से हमें एक समान आकार की ईंटें मिली है। देखिए, अब जैसे अभी भी हम घर को बनाते समय जिन ईंटों का इस्तेमाल करते हैं वो समान आकार की होती है ना। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि एक ईंट किसी और आकार का है और दूसरा ईंट किसी और आकार का है, ऐसा नहीं होता। समान आकार की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ईंट थी वो दो तरीके से बनाई जाती थी। कुछ ईंटें धूप में सुखा के बनाई गई थी और कुछ भट्टी में भी पका के बनाई गई थी। तो दो तरीके से ईंटों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में होता था। उसके बाद हम चौथा पॉइंट बात करेंगे, नालों का निर्माण, यानी कि नालियों को कैसे बनाया जाता था। ये तो भाई हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है। यहाँ से 3 नंबर का अलग से क्वेश्चन आता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में नालियों का निर्माण कैसे किया जाता था। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज भी आप दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे इलाके ऐसे देखेंगे जहाँ पे नालियों का निर्माण, गलियों का निर्माण नियोजित ढंग से नहीं किया गया है। लेकिन हड़प्पा वासियों ने अपने गलियों से, अपने नगरों से, शहरों से गंदे पानी को निकालने के लिए एक नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपना रखा था। इसके अंतर्गत क्या करते थे वो, नालियों और गलियों का निर्माण
ग्रिड पद्धति में करवाते थे। ग्रिड पद्धति यानी कि नालियाँ और गलियाँ क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे कि आप किसी चौराहे पे जाके खड़े हो जाएंगे ना, तो चारों दिशा में क्या होगा, एक समकोण 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति बोलते हैं। और हड़प्पावासी क्या करते थे, पहले क्या करते थे, गलियों को और नालियों को बनवाते थे। मतलब घरों को पहले नहीं बनवाया, पहले गलियों और नालियों का निर्माण करवाया और उसके आसपास फिर घरों का निर्माण करवाया। अब जैसे अब दिल्ली जैसे बहुत सारे शहर में, मतलब आप कुछ इलाके ऐसे देखेंगे जहाँ पे लोगों ने घर तो बना लिया है, लेकिन गलियों का आता पता नहीं है, भाई गलियाँ कहाँ से निकालनी है, नालियों का आता पता नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, खाली प्लॉट कहीं भी देखा और वहीं पे उन्होंने क्या कर दिया, नालियों को बहाना स्टार्ट कर दिया। और जो कि बीमारी का एक मेन कारण यही माना जाता है ना। डेंगू वगैरह जो फैल रहे हैं मच्छरों से फैलते हैं, और मच्छर कहाँ से पनपते हैं, उन गंदे पानियों से पनपते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग आज के लोगों से ज़्यादा समझदार थे, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। उसके बाद हम बात करेंगे आवासीय भवनों का निर्माण। ये आवासीय भवन होता है क्या, 5वां पॉइंट है आपका ये, ठीक है। आवासीय भवन यानी कि जहाँ पे लोग निवास करते होंगे, जहाँ पे लोग रहते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो आवासीय भवन है वो इस तरीके से बनाया जाता था कि आवासीय भवन के बीच में होता था आंगन। जैसे कि आप उदाहरण के लिए गांव के भवनों को देख सकते हैं, गांव में जो मकान वगैरह बनाते हैं तो बीच में क्या होता है, आंगन होता है। आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते हैं, है ना। और आंगन का प्रयोग ज़्यादातर आप देखेंगे कि भाई खाना पकाने के लिए और कटाई करने के लिए करेंगे। विशेषकर हम गर्मियों के मौसम की बात करेंगे तो हड़प्पावासी भी यही करते थे, है ना। आंगन बनाया बीच में, आंगन के चारों तरफ कमरे बना दिए और आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए, कटाई करने के लिए हड़प्पावासी भी करते थे। तो इस तरीके से आवासीय भवनों का निर्माण होता था। और ये जो आवासीय भवन के जो साक्ष्य मिले हैं हमें निचले शहर में मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता जो निचला शहर था ना, वहाँ पे आवासीय भवनों का विस्तार था, ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट बात करते हैं। छठा पॉइंट हमारा रहेगा एकांतता को महत्व। अब ये एकांतता मतलब क्या है भैया, देखिए एकांतता का मतलब है गोपनीयता। यानी कि जो घर की बातें हैं ना, वो घर में ही रहे, मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई हो गया, संघर्ष हो गया, वो बाहर किसी को पता ना चले। तो इसके लिए वो क्या करते थे, अपने भवनों को इस तरीके से बनाते थे कि एकांतता बनी रहे, है ना। इसके लिए क्या करते थे, भूमि से सटी हुई जो दीवारें होती थी ना, उसमें खिड़कियाँ नहीं बनवाते थे। मतलब कमरे में खिड़कियाँ होती ही नहीं थी। इसके अलावा मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट को इस तरीके से बनाया जाता था कि मेन गेट के माध्यम से सीधे आंगन को या घर के आंतरिक भाग को नहीं देखा जा सकता था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें बता देंगे। उसके बाद हम 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 7वां पॉइंट है कुओं का निर्माण। अब जाहिर सी बात है कि यार उस समय हैंडपंप या नलके वगैरह होते नहीं थे, कुओं का ही इस्तेमाल पानी के लिए होता था। अब कुएं ऐसे स्थान पे बनाते थे हड़प्पावासी जहाँ पे राहगीर, राह में चलने वाला जो व्यक्ति है वो आसानी से कुएं तक पहुँच सके, पानी पी सके। बस अपने लिए नहीं बनवाते थे, सबके लिए होता था वो, है ना। वैसे हर एक घर में एक कुआं होता था, लेकिन कुएं भी ऐसे स्थान पे बनवाते थे जहाँ पे राहगीर आसानी से पहुँच सके और उसमें से पानी पी सके। लेकिन अभी आप गाँव में जाएंगे तो गाँव में हैंडपम्प वगैरह भी डलवाते हैं ना लोग, है ना। नलका वगैरह डलवाएंगे तो घर के अंदर डलवाएंगे ताकि कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल ना करे भाई। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, मतलब कुछ होते हैं ऐसे, ठीक है। तो हड़प्पावासी कुओं का निर्माण ऐसे स्थान पे करवाते थे जहाँ पे राहगीर पहुँच सके और उसमें से पानी पी सके। मोहनजोदड़ो से जो कुओं की जो टोटल संख्या मिली है साक्ष्य के रूप में, वो 700 कुओं की संख्या मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट हम बात करेंगे दुर्ग की। जो हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग है ना, दुर्ग से हमें क्या मिला है, 2 सार्वजनिक संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं। एक तो आपका माल गोदाम है, ठीक है, और दूसरा है विशाल स्नानागार। ये दोनों ही सार्वजनिक संरचना थी जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते थे। माल गोदाम में आपको पता है कि भाई अनाज को स्टोर करके रखा जाता होगा। माल गोदाम की संरचना लकड़ियों की बनी हुई थी, या जो संरचना थी वो लकड़ी की बनी थी। इस कारण ये नष्ट हो चुकी है, इसके बारे में हमारे पास कोई खास जानकारी नहीं है। हमारे पास जानकारी है विशाल स्नानागार के बारे में। देखिए विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय था। इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान को कंप्लीट करने के, धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए लोग करते थे। कोई भी धार्मिक त्यौहार होता था ना, तो उस दिन सभी लोग इसमें स्नान करते थे, डुबकी लगाते थे और अपना अनुष्ठानिक कार्य को पूरा करते थे। इसका निर्माण जो था वो जिप्सम के गारों का उपयोग करके किया गया था। जिप्सम समझते हैं ना, जिप्सम 10th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, वो पीओपी है ना। तो पीओपी का लेप लगाया गया था नीचे, जितने भी नीचे का जो हिस्सा था उसमें पीओपी का लेप लगा के उसके बाद पानी से इसको भर दिया गया था। इस तरीके से विशाल स्नानागार का निर्माण हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी 8 पॉइंट आपको इसमें समझाया गया है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर वाले टॉपिक में, आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट में दिक्कत है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। दोस्तों अब हम एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 4 समझते हैं। आप एनसीईआरटी बुक से टॉपिक को मिलाते चलिए, ठीक है ना। एक भी टॉपिक में स्किप नहीं करने जा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक नंबर 4 दिया गया है वो है
सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। ठीक है, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन इतिहासकार कैसे करते हैं? इसको आप ऐसे समझिए कि पुराने समय में भी जाहिर सी बात है कि सामाजिक विभिन्नताएं रही होगी, है ना। समाज में अंतर रहा होगा, अमीर कुछ लोग रहे होंगे, कुछ गरीब लोग रहे होंगे। तो इस बात का पता इतिहासकार कैसे लगाएंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ लोग अमीर रहे होंगे, कुछ लोग गरीब रहे होंगे। तो इसके लिए इतिहासकार क्या करते हैं, दो विधि का इस्तेमाल करते हैं, दो ऐसे तरीके जिसके माध्यम से इतिहासकारों ने पता लगा लिया कि भाई हड़प्पा सभ्यता में कौन से लोग अमीर थे और कौन से लोग गरीब थे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहली जो विधि अपनाते हैं वो है शवाधानों का अध्ययन। शवाधान समझते हैं ना, कब्रों की खुदाई के माध्यम से उन्होंने पता लगा लिया, कब्रों की खुदाई करके उन्होंने पता लगा लिया कि कौन से लोग अमीर रहे होंगे और कौन से लोग गरीब रहे होंगे। अब देखिए इससे कैसे पता लगेगा, शवाधानों से या कब्रों से हमें कैसे पता लग जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि भाई जिस कब्र से, है ना, जिस कब्र से ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिलेंगी, और जाहिर सी बात है कि अमीर रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसी मान्यताएं थी कि वो क्या करते थे, और जो मृतक व्यक्ति है वो जो भी वस्तु इस्तेमाल करता था उसको उसी के साथ दफना दिया करते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो मान लो कि जिस कब्र से ज़्यादा कीमती वस्तुएं मिली होगी वो व्यक्ति ज़्यादा अमीर रहा होगा, जिस कब्र से निम्न किस्म की वस्तुएं मिली होगी या सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी वो गरीब रहा होगा। एक अनुमान तो हम ये लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक मिस्र के पिरामिड की भी आप बात कर सकते हैं। जैसे कि मिस्र के पिरामिड में भी आपको पता है कि ये राजकीय समाधान हुआ करते थे, मतलब राजा महाराजा या फिर कोई राजकीय परिवार का कोई व्यक्ति होता था जो मर जाता था तो उसको जमीन के नीचे दफना के उसके ऊपर पिरामिड बना दी जाती थी, और उसके साथ जो भी इस्तेमाल की गई जो वस्तुएं थी वो भी उनके साथ ही दफना दी जाती थी। तो इससे भी ये पता लगता है कि हो सकता है हड़प्पा वासी भी कुछ ऐसा ही करते होंगे, है ना। तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं समाधानों के अध्ययन में। अब हम दूसरी जो विधि की बात करते हैं वो है विलासिता की वस्तु की खोज। अब इस विधि में क्या करते हैं इतिहासकार, वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं हम उन वस्तुओं को कहेंगे जो कि रोजमर्रे के जीवन में इस्तेमाल में आता है, जैसे कि चकिया की आप बात कर सकते हैं, चकिया जिससे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा आप मृद भांड की बात कर सकते हैं जो कि उपयोगी वस्तु है, मतलब मिट्टी के बर्तन है। सुइयों की आप सुइयाँ जो है उसका इस्तेमाल भी हड़प्पावासी रोजमर्रे के जीवन में करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती होती थी, है ना, ज़्यादा कीमती नहीं होती थी। अब मान लो कि जिन स्थानों से ये उपयोगी वस्तुएं मिली होगी या सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही होगी, वो गरीब रहे होंगे, है ना। इसके अलावा दूसरा जो वस्तु है वो है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तु यानी कि जो बहुत ही कठिन प्रक्रिया से बनाई जाती हो, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता हो, ज़्यादा धन दौलत लगता हो, है ना। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता में फ्योंस के पात्र हुआ करते थे, मिट्टी के ही बर्तन होते थे, लेकिन ये फ्योंस के पात्र काफ़ी ज़्यादा कठिन प्रक्रिया से बनाया जाता था और इसको बनाने में समय भी ज़्यादा लगता था। ठीक है, तो जिन स्थानों से फ्योंस के पात्र जैसी विलासिता किस्म की वस्तुएं मिली होगी वहाँ के लोगों की स्थिति ज़्यादा अच्छी रही होगी, वो अमीर रहे होंगे। ठीक है, और जहाँ से उपयोगी वस्तुएं मिली होगी या सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रही होगी, वो गरीब रहे होंगे। तो ये दो ऐसे विधि है जिसका प्रयोग करके इतिहासकार क्या करते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लगा लेते हैं, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त करना, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या हड़प्पावासी भी कुछ शिल्प उत्पादन कार्य करते थे। अब शिल्प उत्पादन मतलब क्या होता है? शिल्प उत्पादन का मतलब होता है हाथों से वस्तुओं का निर्माण करना। देखिए हड़प्पावासी ना कुशल शिल्प उत्पादक थे। कुशल मतलब कि बहुत ही अच्छे शिल्प उत्पादक थे, हाथों से बहुत अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर लिया करते थे। अब इनके जो शिल्प उत्पादन का जो कार्य है उसमें कौन कौन से काम शामिल होते थे, मतलब क्या क्या काम वो करते थे। तो देखिए हड़प्पावासी मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, मोहरों का निर्माण किया करते थे, बाट बनाने का काम किया करते थे। तो ये सारे काम हड़प्पावासियों के शिल्प उत्पादन में आ जाता था, जो कि हाथों से होता था। अब इन सभी शिल्प उत्पादन के कार्यों में जो सबसे मेन काम था ना वो था मनकों का निर्माण करना। अब मनके जो थी हड़प्पावासियों का सबसे मेन काम था। अब मनके जो बनाते थे वो अलग अलग आकार के मनके हड़प्पावासी बनाया करते थे। उनके मनके चकोराकार भी होता था, बेलनाकार भी होता था, कुछ गोलाकार भी मनके मिले हैं, कुछ ढोलाकार भी मनके मिले। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार मनके ऐसे आकार के कैसे हो सकते थे, बट आपके बुक में भी बहुत सारे चित्र ऐसे दे रखे हैं, तो आप इसको देख ले एक बार। ठीक है, अब मनके बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा सीलखड़ी का इस्तेमाल होता था। अब सीलखड़ी नामक जो पत्थर है, आपको पता है कि हड़प्पा मोहड़े जो थी ना वो भी सीलखड़ी नामक पत्थर से ही बनाई जाती थी, और मनके भी बनाने के लिए सीलखड़ी नामक पत्थर का इस्तेमाल होता था। सीलखड़ी नामक पत्थर बहुत ही मुलायम पत्थर होता था जिस पे आसानी से काम किया जा सकता था, जिसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता था। इसके अलावा आप कार्नेलियन की बात कर सकते हैं, जो कि पीले रंग के जो कच्चा माल होता था ना उसको
मनके के साथ मतलब आग में पकाकर उसको प्राप्त किया जाता था। और कार्नेलियन एक तरीके से लाल रंग का पदार्थ कह सकते हैं इसको, कुछ ऐसा ही आपके बुक में भी लिखा हुआ है। कार्नेलियर जो था वो लाल रंग का एक पदार्थ था जिसको पीले रंग के कच्चे माल को मनकों के साथ आग की प्रक्रिया में मतलब पकाकर इसको प्राप्त किया जाता था। ठीक है, तो ये आप कार्नेलियन के बारे में आप बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी रहता है कि भाई कार्नेलियन हमें समझ में नहीं आता, तो आप बता सकते हैं लाल रंग का एक पदार्थ। ठीक है, कुछ ऐसा ही आप बता सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है कि इतिहासकार उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्प उत्पादक थे और बहुत सारी ऐसे जगह पे फैक्ट्रियाँ भी स्थापित कर रखी थी जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण होता था। तो इतिहासकार इस बात का पता कैसे लगाए कि किन स्थानों पे उत्पादन केंद्र रहा होगा। तो उत्पादन केंद्रों का पता लगाने के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को ढूंढते हैं, जैसे कि शंख हो गया, तांबा के अयस्क हो गए, है ना, कच्चा माल हो गया, औजार हो गया, या कोई अपूर्ण वस्तु है, या त्याग दिया गया जो माल है जिसको त्याग दिया गया है, या फिर कूड़ा करकट। ठीक है, कूड़ा करकट जो है ना, कुछ कूड़ा करकट ऐसे हैं जो कि शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी स्थान पे उत्पादन केंद्र है, कोई फैक्ट्री है और वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। अब वस्तुओं को बनाते समय जाहिर सी बात है कि उसमें से कुछ कूड़ा करकट निकलेगा और उस कूड़े करकट को उत्पादन केंद्र के आसपास ही मान लो कहीं क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया, जो कि ज़मीन के नीचे क्या हो चुका है, दफन हो चुका है, दब चुका है। हजारों साल बाद वहाँ पे खुदाई होगा तो कूड़ा करकट जरूर मिलेंगे और उस कूड़ा करकट की मदद से क्या कर लेंगे इतिहासकार, उत्पादन केंद्रों का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है उत्पादन केंद्रों का पता लगाने का। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं समझ में आ गया होगा। बाकी यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। मोटिवेशन का आग